हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं एविडेंस एक्ट। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले आज ही अपलोड हो चुका है, नहीं देखा है तो जाके देख लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां से पे आप चेक कर सकते हो। और भी टॉपिक्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एडवोकेट्स एक्ट, पीआईएल, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, वहां पे हम अपडेट कर देते हैं कि कौन सा लेक्चर नया आया है। प्लस इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वहां पे अपलोड होती है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट अपलोड्स। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द एक्यूज्ड स्टेट्स आई विल प्रोड्यूस द शेयर विच आई हैव रिसीव्ड इन सच एंड सच रॉबरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडमिसिबल विद रिगार्ड टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। जो एक्यूज्ड है, अगर वो ये बोलता है कि जो भी रॉबरी में मेरा शेयर था, आई विल प्रोड्यूस द शेयर जो मुझे मिला था, तो इसमें से क्या चीज एडमिसिबल नहीं मानी जाती है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन 1 इज एन एडमिशन दैट देयर वाज अ रॉबरी। ऑप्शन 2, an admission that the accused took part in it. Option 3, an admission that he got a part of the property. Statement 4, a statement as to where the property is. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एक एडमिशन की रॉबरी हुई है। दूसरा बोलता है एडमिशन कि एक्यूज्ड ने उसमें पार्ट लिया है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एडमिशन कि उसको उस रॉबरी में कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट मिला है, कुछ चोरी का सामान उसके पास भी है। और चौथा स्टेटमेंट कहता है ये स्टेटमेंट कि प्रॉपर्टी कहाँ पे है। तो इसमें से हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडमिसिबल सेक्शन 25 के लिए। ऑप्शन इज ए 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 4, ऑप्शन सी 3 एंड 4, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज ए स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। ओके, ये और ये। सोल्यूशन देखते हैं। सेक्शन 25 देखो, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर आपने पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ भी कन्फेस किया है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, no confession made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। आप पुलिस वाले के सामने बोल भी दोगे ना आपने किया है, तो भी उसको एज एविडेंस नहीं माना जाता है। इफ यू हैव सीन द मूवी दृश्यम पार्ट 2, उसमें एग्जैक्ट सीन है, उसने पूरा कन्फेशन दिया हुआ है पुलिस के प्रेजेंस में, राइट। बट बाद में वो कोर्ट में डिनाई कर देता है कि नहीं, ये मुझसे जबरदस्ती लिया गया है। कन्फेशन से रिलेटेड रूल सही है कि पुलिस कस्टडी में क्या पता जबरदस्ती बंदे से बुलवाया गया हो, तो उसको एविडेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, उस इंसान के खिलाफ उसे यूज आप नहीं कर सकते। पर सेक्शन 27 कहता है हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपने कुछ पुलिस कस्टडी में कन्फेस किया, उसको आपके खिलाफ नहीं यूज किया जा सकता। पर आपने कुछ बोला और उसके बेसिस पे कोई डिस्कवरी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव की हुई है जिसके बेसिस पे कुछ डिस्कवर किया जा सकता है और वो एक फैक्ट बन जाता है, तो वो प्रूव्ड माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आपने ये कन्फेस किया कि रॉबरी हुई है, पुलिस के सामने बोल दो, इसको नहीं माना जाएगा कि आपने मान लिया। पर आपने ये बताया कि चोरी किए हुए गहने इस घर में, इस कमरे में, इस अलमारी में रखे हुए हैं, और पुलिस वहां जाके उसको कॉन्फिस्केट कर लेती है, तो अब एक एविडेंस मिल गया है, कोई डिस्कवरी मिल गई है, कोई फैक्ट प्रूव हो गया है। ठीक है, तो उसको माना जाएगा। तो देखो, हमसे पूछा है नॉट एडमिसिबल। एडमिशन की रॉबरी हुई थी, पुलिस कस्टडी में बोल दो, कुछ नहीं हो सकता, इसको नहीं माना जाएगा, नॉट एडमिसिबल। सेकंड स्टेटमेंट, एडमिशन की एक्यूज ने उसमें पार्ट लिया था, वो मुंह पे बोल दे हाँ मैं पार्ट था उस चोरी का, उसको भी एडमिसिबल नहीं मानते। पार्ट 3, कि उसने बोला कि हाँ मुझे भी शेयर मिला था चोरी में, इससे भी कुछ साबित नहीं हो रहा है और पुलिस कस्टडी में बोली बात, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर स्टेटमेंट 4 में उसने बताया कि चोरी किया हुआ सामान रखा कहाँ है, जो शेयर उसे मिला था वो कहाँ रखा है। अब इस पे पुलिस एक्ट कर सकती है, जाके उस सामान को कॉन्फिस्केट कर सकती है और प्रूव हो सकता है कि हाँ देखो चोरी करके इसने यहाँ सामान रखा था, जो कि सेक्शन 27 में कवर होता है। इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, कि 1, 2 एंड 3 एडमिसिबल नहीं है, बट पार्ट 4 स्टेटमेंट 4 जो है ये एडमिसिबल माना जाता है अंडर सेक्शन 27। क्वेश्चन में सेक्शन 25 लिखा है क्योंकि बाकी चीजों के रूल्स यहीं पे हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन प्रूव नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं। A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open। A जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ वॉर चल रहा है, देश के अंदर ही बेसिकली टेंशन चल रही है, उसका पार्ट है, आर्म्ड इंसरेक्शन है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, ट्रूप्स पे अटैक हुआ है। ठीक है, द अकरेंस ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलेवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन, दो ए may not have been present at all of them, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में पूछा गया कि किस एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि भले ए हर इवेंट का पार्ट ना हो, पर क्योंकि वो इस पूरे आर्म्ड इंसरेक्शन का पार्ट है, उसको जिम्मेदार माना जाएगा जनरल ट्रांजैक्शन में। ये किस सेक्शन में कहा गया है? ऑप्शन है सेक्शन 12, सेक्शन 6, सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 5। करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 6। देखो सेक्शन 6 हमें क्या कहता है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ कहते हैं फैक्ट्स विच दो नॉट इन द इशू,
आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई फैक्ट है जो डायरेक्टली तुम्हारे इशू से रिलेटेड तो नहीं है, बट वो ऐसे कनेक्टेड है कि वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन रहा है, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। पिछले पार्ट में आप याद करो, इस पे क्वेश्चन था एग्जैक्टली, ठीक है, ये दिया हुआ था और हमसे पूछा गया था कौन सा सेक्शन होगा, ठीक है। अब की हमें ये वाला इलस्ट्रेशन दिया है, देखो द अकरिंग ऑफ दीज फैक्ट्स इज रेलेवेंट एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद, अब ये होते हैं सबसे इजी लो हैंगिंग फ्रूट्स। 30 सेकंड का सवाल, वेयर एक्ट का इंडेक्स खोलो, 110 को जाके देखो क्या लिखा है, आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। ऑप्शन है ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बी एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, सी बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, या फिर डी प्रूफ ऑफ गिल्ट। सी आंसर है बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, 110 देखो लिखा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 113 ए ऑफ द एविडेंस एक्ट डील्स विद सिमिलर सेम टाइप का क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ मर्डर, ऑप्शन बी प्रिजम्पशन एज टू रेप एंड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ वुमन, ऑप्शन सी presumption as to abatement of kidnap of a girl, option D presumption as to abatement of suicide by a married woman। आंसर है डी, 113 ए बात करता है presumption as to abatement of suicide by a married woman, और 113 बी भी याद रखो डाउरी डेथ पे होता है, डाउरी डेथ पे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए। ए जो है जानबूझ के, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के करना, और फॉल्सली मतलब झूठ बोलते हुए, ए ने इंटेंशनली और फॉल्सली बी को ऐसा लीड किया, ये यकीन दिलाया कि एक सर्टेन लैंड है जो ए का है, ठीक है, एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट, और बी बी को कन्विंस कर लिया कि वो उसको खरीदे और उसके लिए पैसे दे। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ द सेल ही हैड नो टाइटल, ठीक है। ही विल नॉट बी परमिटेड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल। किस सेक्शन के अंडर ऐसा हो रहा है? ऑप्शन ए सेक्शन 92, बी सेक्शन 93, सी सेक्शन 115, या फिर डी 101। करेक्ट आंसर 115। 115 में देखो एस्टोपल की बात होती है, समझो एस्टोपल होता क्या है यहाँ पे। When one person has by his declaration, act or omission, कुछ डिक्लेयर करके, कुछ एक्शन करके, या कुछ बात छुपा के, ओमिट करके, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true, to act upon such belief, जानबूझ के ऐसा किया है कि सामने वाले को कोई चीज यकीन दिलाई है कि सच है, और वो उस अपने बिलीफ पे एक्शन भी ले। Neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person और his representative to deny the truth of that thing। तो अगर ऐसा होता है तो उस इंसान को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को ऐसी कोई भी सूट अगर फाइल होती है, उसमें अपना ट्रुथ डिनाई करने का ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन देखो, यही हमसे एग्जैक्टली पूछा गया था, तो ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव द वांट ऑफ हिज टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन whether contained in a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered is proved under। ऑप्शन ए सेक्शन 25, बी सेक्शन 27, सी 29, या डी 26। करेक्ट आंसर इज बी सेक्शन 27। यहाँ पे समझो 25 बात करता है कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी किया गया वो नॉट टू बी प्रूव्ड, ये अभी हमने पढ़ लिया। सेक्शन 26 क्या कहता है? कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। पुलिस कस्टडी में किसी ने कोई कन्फेशन दिया है, वो उसके खिलाफ प्रूव नहीं होगा अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, अनलेस किसी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वो हुआ हो, ठीक है। और 27 क्या कहता है? हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड, ये अभी हमने पीछे डिस्कस किया है अगर आपको याद हो, ठीक है, कि जो भी उसमें से डिस्कवरी हो जा रही है अगर, तो वो माना जाएगा। दैट प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, इस कन्फेशन में कोई इन्फॉर्मेशन मिली जिसके बेसिस पे कोई डिस्कवरी हुई या कोई फैक्ट प्रूव हुआ, ठीक है। पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में ही वो कन्फेशन हुआ, पर उसके बेसिस पे कोई फैक्ट या डिस्कवरी हुई है, सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट, वो इन्फॉर्मेशन को कन्फेशन मानो ना मानो अलग बात है, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, पर अगर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कोई फैक्ट प्रूव हो रहा है, कोई डिस्कवरी हो रही है, तो उसको हम प्रूव्ड मानेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था रॉबरी वाले केस में, ये सेम बात है। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि किस केस में ऐसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी सेक्शन 27। क्वेश्चन देखते हैं, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to identify of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons especially skilled in such matters is dealt under which section। बहुत easy question है, 4 सेक्शन दिए हैं, पूछा गया है कि किस सेक्शन में ये चीज की जा रही है, कि अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना हो इन चीजों पे, फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, या कोई हैंडराइटिंग पहचाननी है, फिंगर इंप्रेशंस को लेके, तो स्किल्ड लोगों की क्या कहते हैं ओपिनियन कहाँ पे डील की जाती है। ऑप्शन है सेक्शन 45, 45A, 46 या 55। जाओ बैराग देखो, समझ में आ जाएगा।
आंसर इज ए सेक्शन 45, उसमें नाम है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स और एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी हुई है जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस जेस्टे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट अंडर। दो बार इस पे भी क्वेश्चन कर चुके हैं इसी पार्ट में और दो बार कर चुके हैं पिछले पार्ट में। इसका आंसर अब आपको पता होना चाहिए। अभी दो क्वेश्चन पहले हमने बात की थी, ये ना भी पता हो तो भी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, कि भले आप उस मुद्दे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या नहीं हो, वो फैक्ट डायरेक्टली आपके केस में शायद ना इन्वॉल्व हो रहा हो, पर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। आंसर इज ए सेक्शन 6 इसका। ऑप्शंस थे 6, 17, 18, 20। कुछ ना समझ में आए सबको जाके देख लो, बट मैं ऐसे ही बता रही हूँ। आंसर इज ए सेक्शन 6, ठीक है। रेस्ट जस्टे हमने पिछले पार्ट में डिटेल में कवर किया था, ठीक है। थिंग्स डन और थिंग्स सेड एंड डन, स्टेटमेंट और एक्ट दैट आर स्पॉन्टेनियस और कंटेम्पोरेनियस विद द मेन इवेंट आर एडमिसिबल एज एविडेंस, जो नॉर्मली हेयर से माना जाता है। बेसिकली हीट ऑफ द मोमेंट में भी कोई बात सामने आ रही है तो हम उसे भी सही मानेंगे, ठीक है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी मनी। सवाल ये है कि क्या ए को बी को पैसे देने हैं, ओ करता है वो से पैसे। ए सूज सी फॉर मनी एंड सीक्स टू इंट्रोड्यूस स्टेटमेंट्स रेलेवेंट टू प्रूव। यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये कोई तो इलस्ट्रेशन है, बेयर एक्ट से उठाया हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट ए दिया है ऑप्शन ए, द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी। देखो अभी मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारा, फैक्ट इन इशू, कि क्या ए को बी को पैसे चुकाने हैं। ए ने सी को सू किया है फॉर मनी एंड क्या स्टेटमेंट्स वो इंट्रोड्यूस कर रहा है जो रेलेवेंट हो टू प्रूव। पहला स्टेटमेंट, द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी। दूसरा स्टेटमेंट, ही सेड टू सी इन ए's प्रेजेंस एंड हियरिंग, आई एडवाइस यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज 80,000 रुपीज। और स्टेटमेंट सी है, ए स्यूज बी विदाउट मेकिंग एनी आंसर, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। अब इसको समझो, सेक्शन 8 को जाके देखो, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट्स अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कोई भी ऐसी बात जो आपके मोटिव को, ठीक है, या आपकी प्रिपरेशन के बारे में हमें बता दे रहा है किसी भी तरीके से कंडक्ट को लेके, तो वो रेलेवेंट माना जाता है, ठीक है। कोई भी मुद्दा हुआ है, कोई भी इशू हुआ है, आपकी कोई हरकत अगर हमें, या आपका कोई एक्शन, या कोई भी तरीका ऐसा है जिससे हमें पता चलता है कि आपकी मोटिव क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन समझ में आ रही है, या आपका कंडक्ट हमें बता पा रहा है ये चीज, तो वो माना जाता है रेलेवेंट, ठीक है। The conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein, and the conduct of any person and offense against whom is subject to any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by the fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto, ठीक है। अगर उसका इन्फ्लुएंस केस से जुड़ा हुआ दिख रहा है हमें तो वो रेलेवेंट माना जाता है। इसमें जो इलस्ट्रेशंस दिए थे, जी नंबर पे जो इलस्ट्रेशन है, यही हमारा क्वेश्चन है टेक्निकली। देखो यहाँ पे क्या दिया था, थोड़ा सा अलग है हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन था कि क्या ए को बी को 10,000 रुपए देने हैं। द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी, ए ने सी से उधार पैसे मांगे और डी ने सी से कहा ए के सामने ही, आई एडवाइस यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000 रुपीज। ए ने जाके सी से पैसा मांगा तो डी ने सी से कहा कि भाई इसको पैसा मत दे, उसके सामने ए के मुंह पे बोला कि मैं कह रहा हूँ इसको, मेरे हिसाब से तो इस पे ट्रस्ट मत करो, इसको ऑलरेडी बी को 10,000 रुपए देने हैं। एंड दैट ए वेंट विदाउट मेकिंग एनी आंसर, और ए बिना कोई जवाब दिए चला गया। तो ये सारी बातें रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ ऐसा लिखा है। क्यों? क्योंकि इन सारी बातों से पता चल रहा है, एक हिंट हमें मिल रहा है कि हाँ शायद इसको बी को पैसे देने हैं। कैसे? ए अगर सी से पैसे मांग रहा है यानी उसको पैसे की जरूरत है कुछ। अगर एक बंदे से उधार मांग रहा है, हो सकता है पहले बी से भी उधार लिया हो, ठीक है। तो ये बात में कुछ दम लग रही है। डी ने सी को ए के सामने ये बात कह दी कि मेरे हिसाब से इस पर भरोसा मत कर, इसको ऑलरेडी 10,000 रुपए चुकाने हैं। ये बात तो ठीक है, पर बदले में ए ने कुछ बोला नहीं और चुपचाप वहां से चला गया। अगर उसको नहीं चुकाने होते तो वो कुछ बहस करता, जवाब देता, कहता कि नहीं मैंने किसी और से उधार नहीं लिया। उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। तो ये भी तो हमें हिंट कर रहा है ना, उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट हमें हिंट कर रहा है कि हो सकता है इसने बी से उधार ले रखे हैं, ठीक है। नहीं तो कोई तुम्हारे मुंह पे ये बात बोल दे, तुम कैसे उससे डिनाई नहीं करोगे। तो ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन यही था, ए को क्या बी को पैसे देने हैं, ठीक है। तो ए ने सी से पैसे मांगे हैं, हमसे पूछा है रेलेवेंट क्या क्या है। ए ने सी से पैसे मांगे, हमने अभी बात की, ये रेलेवेंट है, ठीक है। यहाँ इन्होंने थोड़ा फ्रेमिंग अलग की है, थोड़ा सा अलग है, बट समझो मुद्दा सेम ही है। यहाँ पे डी होना चाहिए था, डी सेट टू सी, ठीक है। डी ने सी से ए की प्रेजेंस में ही बोला कि मेरे मान इसको पैसे मत दे, ये ऑलरेडी इसको 80,000 रुपए का उधार है, ठीक है।
अब इससे भी हमें पता चल रहा है कि एक बंदा इसके मुंह पे कह रहा है तेरे ऊपर उधार है, ये बात तो ठीक लग रही है। इसका खुद में कोई रेलेवेंस नहीं है इतना पॉइंट नंबर बी का, बट जैसे ही इसके साथ सी जुड़ता है, दैट ए स्यूज बी विदाउट मेकिंग एनी आंसर, कि ए जो है चुपचाप मतलब बी को तो सू कर रहा है पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि ए के मन में भी कुछ तो चोर है, क्योंकि वो बहस नहीं कर पा रहा है। एक ऑप्शन तुम वहां कर भी नहीं सकते, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ फ्रेमिंग या टाइपिंग की एरर है। द मेन कॉन्सेप्ट इज दिस, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। सेक्शन 8 याद रखो और ये कॉन्सेप्ट याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन ए, अ कन्फेशन बाय वन को एक्यूज्ड इम्प्लीकेटिंग अदर को एक्यूज्ड वुड बी प्रूव्ड। अगर एक केस में दो लोग फंसे हैं, ठीक है, दो लोगों पे इल्जाम लगा है और एक ने कन्फेस कर लिया कि हाँ हमने चोरी की, तो वो अपने आप मान लिया जाएगा कि दूसरा भी चोर है, ठीक है, प्रूव्ड माना जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा, अ कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीसरा, अ कन्फेशन बाय अ पर्सन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू एनी पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट कैन बी प्रूव्ड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन डी, इफ द कन्फेशन ऑफ अ पर्सन लीड्स टू रिकवरी ऑफ अ थिंग इट कैन बी प्रूव्ड, हम ये भी पढ़ चुके हैं। टेक्निकली पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम ये सारे पॉइंट कवर कर चुके हैं सिवाय इसके। तो अगर आपको बाकी तीन पता है तो आप समझ लोगे कि आंसर सही कौन सा होगा। कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है। करेक्ट आंसर इज ए ट्रू नहीं है। क्यों? देखो, कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर के नॉट बी प्रूव्ड हम पढ़ चुके हैं कि ये बात सच है, दिस इज ट्रू, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। स्टेटमेंट सी, कन्फेशन अगर किसी ने कस्टडी ऑफ पुलिस में किया है तो उसको नहीं माना जाता है, बट हमने पढ़ा था कि अगर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में किया है तो वो प्रूव्ड माना जाता है, तो उसे मानते हैं कि सही बात है, हम इसे एडमिसेबल मान रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमसे नॉट पूछा है तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, ये दो कट गए। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इफ द कन्फेशन ऑफ अ पर्सन लीड्स टू रिकवरी, कुछ सामान मिल गया उसके कन्फेशन की वजह से, तो वो पार्ट प्रूव्ड माना जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों ट्रू है, इसलिए ये आंसर नहीं है। अब ए फॉल्स कैसे है? अगर दो लोगों पे इल्जाम लगे और एक बोलते हाँ मैंने चोरी की, तो क्या आप मान लोगे, प्रूव्ड मान लोगे कि दूसरे ने चोरी की? नहीं। इस केस में लॉ कहता है कि हम कंसिडर जरूर करेंगे। लैंग्वेज देखो यहाँ पे, 25 26 सारे देख लिए हमने, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मैं इसके दोबारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसको देखो, सेक्शन 30 कहता है कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन इफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। अगर एक इंसान कन्फेस कर चुका है तो हम उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं, यानी हम सोच सकते हैं कि हाँ ये बोल रहा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, और उसको प्रूव करना पड़ेगा, उसे हम प्रूव्ड मान नहीं लेंगे। और यहाँ क्या बोला है? प्रूव्ड है, इसलिए ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। ठीक है, अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट रेलिवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अंडर सेक्शन 8? जाओ सेक्शन 8 खोलो, देखो कौन से फैक्ट्स हैं जो सिविल और क्रिमिनल केस में रेलेवेंट नहीं है। ऑप्शन है मोटिव, अटेम्प्ट, कंडक्ट और प्रिपरेशन। करेक्ट आंसर इज बी, अटेम्प्ट। इंडेक्स देखोगे तो भी ये सॉल्व हो जाएगा, 8 के टाइटल में ही है मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। कौन सा नहीं है? अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, तो वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नॉट रेलेवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? कौन सी सिचुएशन में, कौन से केस में कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज नॉट रेलेवेंट? ऑप्शन ए, प्रीवियस गुड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस। कोई क्रिमिनल केस है, एक्यूज्ड का पहले से गुड कैरेक्टर है, ये रेलेवेंट है कि नहीं है? ऑप्शन बी, प्रीवियस बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू गुड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केस, पहले का बैड कैरेक्टर इन रिप्लाई टू गुड कैरेक्टर। ऑप्शन सी, कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इन सिविल केस, या फिर ऑप्शन डी, कैरेक्टर इफेक्टेड द अमाउंट ऑफ डैमेज इन सिविल केस। हमें समझ में आ रहा है कैरेक्टर से जुड़ा है, इंडेक्स में जाओ देखो कैरेक्टर कहाँ है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? रेलेवेंस को लेके, कैरेक्टर, रेलेवेंस। इंडेक्स में देखो कैरेक्टर और रेलेवेंस कहाँ है, देखो टाइटल दिया था कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट, इन्हीं में से कोई सेक्शन होगा, समझ में आ गया। देखो सेक्शन 52 क्या कह रहा है? इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट है, ठीक है, हमारा स्टेटमेंट नंबर सी ये बोल रहा है कि ये इररेलेवेंट है, ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर सी है। फिर भी बाकी ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए जो था, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट, तो ये हमारा आंसर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमसे इररेलेवेंट पूछा है। सेक्शन 54 प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, अगर यहाँ पे रिप्लाई मेंशन ना होता तो बात अलग होती। पहले का बैड कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर इस केस से पहले बैड था या गुड हमें फर्क नहीं पड़ता अनलेस रिप्लाई का मुद्दा ना हो, ठीक है, तो उस केस में रेलेवेंट है, पर हमसे रेलेवेंट पूछा है तो ये भी हमारे लिए आंसर नहीं है। और सेक्शन 55 कैरेक्टर एज इफेक्टिंग डैमेजेस, ये भी रेलेवेंट है, तो विच वन इज नॉट रेलेवेंट? ये इररेलेवेंट है, ठीक है, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एविडेंस? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। ऑप्शन बी, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल।
ऑप्शन सी सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 62 नाम ही है प्राइमरी एविडेंस, पहली लाइन ही यही है, इट मींस द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। If it is proved that a man has not been heard for dash years by those who would naturally have heard of him if he were alive, the presumption under section 108 of the act is that he is dead। सिंपल से बोल रहे हैं कि सेक्शन 108 में ऐसा कहा गया है कि अगर इतने साल तक जो भी नंबर है, हमें ये हो कि उस इंसान के बारे में कोई खबर सुनने को नहीं मिली है नेचुरली, उन लोगों के लिए जिन्हें हर हाल में पता होता कि वो जिंदा है। अब ये नहीं कि हर किसी को पता हो, पर आपके माँ बाप हैं, भाई बहन है, बीवी बच्चे, जिन्हें मतलब पता ही होता ना अगर तुम जिंदा होते कहीं पे, और तो कितना टाइम है कि उतने में तुम्हारी कोई भी खबर ना आए तो ये मान लिया जाएगा कि तुम मर गए। ऑप्शन है 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स। 108 खोल के देखो, आंसर मिल जाएगा। आंसर इज 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dumb witness giving his evidence in writing in the open court, such evidence would be treated as। dumb witness कौन होगा? जैसे deaf and dumb बोलते हैं ना, वो इंसान जो मुंह से बोल नहीं सकता, ठीक है? तो अगर वो अपना एविडेंस कोर्ट में राइटिंग में देगा इन दी ओपन कोर्ट, ऐसे एविडेंस को कैसे ट्रीट किया जाएगा? ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन सी सेकेंडरी, या फिर ऑप्शन डी प्राइमरी। करेक्ट आंसर इज ए ओरल एविडेंस। सेक्शन 119 देखो क्या लिखा है। विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, वो डम्ब है, वो मुंह से बोल नहीं सकता, वर्बली बोल नहीं पा रहा है, तो उस केस में वो रिटन में देगा या फिर साइंस के थ्रू देगा जिसको लिखा जाएगा, ठीक है? सच एविडेंस सो शैल बी डीम टू बी ओरल एविडेंस। हमें आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इनमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? नहीं है या है, ये चीज हमेशा ध्यान दो, लोग फ्लो में अक्सर गलती करते हैं। ऑप्शन ए बैंक बुक्स, ऑप्शन बी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑप्शन सी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड सेल डीड। इतना तो लॉ पढ़ चुके हो कि तुम्हें ये तो नेचुरली पता होगा, हाई कोर्ट का जजमेंट तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है? तो नॉट में ये आंसर तो तुम्हारा देखो एक ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब चलो बाकी तीन में देखते हैं। सबसे पहले समझो पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। आंसर बैंक बुक्स है। तो देखो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या ऐसे सिस्टम के थ्रू फॉर्मुलेट किया जा रहा है, उसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और कोई ऐसा प्राइवेट डॉक्यूमेंट भी जिसका पब्लिक रिकॉर्ड हो, उसे भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब प्राइवेट होते हैं। सेक्शन 74 खोलना है, मैंने बेयर एक्ट अटैच नहीं किया यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। जजमेंट ऑफ कोर्ट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74 क्लॉज 1, ठीक है? क्योंकि ओपन पब्लिक में दिया जाता है ये, और ये मतलब जजमेंट कोर्ट की तरफ से आ रहा है, एक पब्लिक बॉडी है, गवर्नमेंट की बॉडी है। रजिस्टर्ड सेल डीड, सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होती है। इट इज पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, है तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट पर इसका पब्लिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो 74 क्लॉज 2 के अंदर ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर, जो कि पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट प्रिपेयर कर रहा है तो ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बैंक बुक लेकिन एक प्राइवेट या कमर्शियल बैंक की भी तो हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो पब्लिक हो, है ना? तो इट इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? बैंक बुक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under Section 118 of the Indian Evidence Act, a person is competent witness if he or she, competent witness कौन होता है सेक्शन 118 में? ए मेजर है, मेजर मतलब 18 प्लस है। बी नॉट अ ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब पागल होना, तो अगर वो पागल नहीं है तो। सी इज नॉट ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज, एक्सट्रीमली बुजुर्ग नहीं है। डी is capable of understanding questions put to him and giving rational answers irrespective of age। कॉमन सेंस से भी थोड़ा सोचोगे, सबसे सही स्टेटमेंट यही लग रहा है, पर ये भी बहुत कन्विंसिंग लग सकते हैं। अब हम बैराक देखते हैं। सेक्शन 118 चल के देखते हैं। विटनेसेस के अंदर मिलेगा हु मे टेस्टिफाई। सिर्फ पहले दो वर्ड पढ़ो, आधा आंसर समझ में आ जाएगा। ऑल पर्सन्स, जैसे ही आपने पढ़ा कि ऑल पर्सन्स कैन टेस्टिफाई, फिर होंगी आगे कंडीशंस। तो मेजर माइनर कुछ मेंशन नहीं है कि 18 के ऊपर होना चाहिए या नीचे। क्यों? 17 साल का इंसान भी तो गवाही दे सकता है, ठीक है? तो ये आंसर कट गया। नॉट अ ल्यूनेटिक, इसको लेके यहाँ मेंशन्ड है, अ ल्यूनेटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई ल्यूनेटिक है तो वो कम्पिटेंट नहीं है कि वो टेस्टिफाई कर सके कोर्ट में। हालांकि ये बोला गया है अनलेस ही इज प्रिवेंटेड बाय हिज ल्यूनेसी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। अनलेस ऐसा है कि उसकी हालत की वजह से वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा है या रैशनली आंसर नहीं कर पा रहा है, ऐसी बात है तो अलग है, अदरवाइज ल्यूनेटिक भी कॉम्पिटेंट है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखो ऑप्शन सी ने बोला इज नॉट ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज। इसका मतलब क्या हुआ? ओल्ड एज इज नॉट द बार, एज लॉन्ग एज यू आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड गिविंग रैशनल आंसर्स, यू आर गुड टू गो। एक्ट में सिंपली देखो क्या लिखा है। All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the question or from giving rational answer। जब तक उनकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो सवाल नहीं समझ पा रहे हैं और रैशनली जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तब तक हर इंसान टेस्टिफाई कर सकता है। और ये कंडीशन किस वजह से आ सकती है?
एज कम है या बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज है, डिजीज़ है, बॉडी और माइंड का कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। लोग ना इनको पढ़ते हैं और सोचते हैं हाँ, यही आंसर है। हड़बड़ में मत पढ़ो, क्लियरली लिखा है, सब लोग टेस्टिफाई कर सकते हैं। एवरीवन इज़ कॉम्पिटेंट, ठीक है? बशर्ते वो समझने और बोलने की रैशनली अपनी प्रॉब्लम शक्ति खो चुका हो, ठीक है? तो मेजर माइनर का कोई लेना-देना नहीं है। ल्यूनेटिक होना डज़ नॉट डिस्क्वालिफाई अ पर्सन। एक्सट्रीम ओल्ड एज का भी लेना-देना नहीं है। तो आंसर इज डी कि आप केपेबल हो सवाल समझने के और रैशनल जवाब देने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इररेलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शंस है जजमेंट ऑफ एन इंसॉल्वेंसी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, मैट्रिमोनियल कोर्ट या फिर प्रोबेट कोर्ट। सेक्शन 43 पे जाओ, खोलो। इसके अंदर क्या लिखा है? जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर दैन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 आर इररेलेवेंट। यानी 40, 41 और 42 को छोड़ के यहाँ जो लिखा है वो रेलेवेंट है, उसके अलावा सब इररेलेवेंट है, unless the existence of such a judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provisions of the act. 40, 41 और 42 में जो लिखा है उसके अलावा सारे जजमेंट इरेलीवेंट है अनलेस वो किसी फैक्ट इन इशू, जो जो मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, इशू है, उसमें वो रेलेवेंट बन नहीं जाते स्पेसिफिकली, ठीक है? या कोई और प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के अंदर। तो हमारे लिए यहाँ रेलेवेंट क्या हो गया? 40, 41 और 42 में जाके हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि इरेलीवेंट कौन से हैं, ठीक है? तो जो 40, 41, 42 में होंगे, उसके अलावा दुनिया में सब कुछ इर्रेलेवेंट है, इन्होंने बोल दिया है। तो देख लो, 41 में प्रोबेट भी मेंशन्ड है, मैट्रिमोनियल मेंशन्ड है, इंसॉल्वेंसी मेंशन्ड है। इंसॉल्वेंसी गया, मैट्रिमोनियल गया, प्रोबेट गया, क्या बचा ये? यानी ये इर्रेलेवेंट है। और देखो, क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट्स इर्रेलेवेंट होंगे अनलेस वो किसी इश्यू में रेलेवेंट फैक्ट बन के सामने ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अ विटनेस हैज बीन गिवन द राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी? इंडेक्स देखो, आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन है सेक्शन 157, 158, 159, 160। इन चारों को जाके इंडेक्स में देखो, आंसर मिल जाएगा। सेक्शन सी 115, आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 159, रिफ्रेशिंग मेमोरी देखो लिखा हुआ है। We are done with our part 2. We'll soon be up with part 3 early in the morning. You'll surely find it here. तो part 3 आ जाएगा और कल में इसके 2 या 3 पार्ट आएंगे, जो भी होगा कल में आ जाएगा and we'll tap up evidence by tomorrow night, ठीक है? Please do subscribe to our channel, do like, share and comment if you have any reviews. And I want to add one thing here. अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे एरर हुई है पिछले लेक्चर्स में भी, ठीक है, तो उसका राइट आंसर इफ समवन हैज पॉइंटेड आउट, एंड थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि ह्यूमन एरर है, कभी कभी हो जाता है, उस केस में जो भी करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट कमेंट जो होगा, जो पिंड कमेंट है, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा, ठीक है? बाकी आपको कहीं कोई डाउट हो, फील फ्री टू कमेंट। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड आई ट्राई टू बी एज कम्युनिकेटिव एज पॉसिबल, ओके? टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड हो जाती है, लेक्चर के अपडेट्स आते हैं, ताकि आप मिस आउट ना करो। बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पता रहे कि नया लेक्चर अपलोड हुआ है। You can also follow us on Instagram, ठीक है? Stay tuned, keep watching. Thank you.